राज्य की नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के गठन के माध्यम से संस्थागत किया गया। अनुच्छेद 32 और 226 व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देते हैं। न्याय तक पहुंच के अधिकार पर न्यायिक निर्णय। अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन वाद 2016। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्याय तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 और 14 के तहत तथा इसके अंतर्गत 4 मुख्य तथ्य निर्धारित हैं। प्रभावी न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व, युक्तिसंगत भौतिक पहुंच, विवादों का शीघ्र निपटान, न्यायिक प्रणाली तक वहनीय पहुंच। बुद्धि कोटा सुब्बाराव बनाम के पराशरणवाद 1996। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोपों के लिए ठोस प्रमाण आवश्यक हैं और न्यायिक निर्णयों को बिना नए साक्ष्यों के अनंत काल तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे न्यायिक अंतिमता जुडिशियल फाइनलिटी को सुदृढ़ किया गया है। विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार डिस्क्रिशन के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी फैसले, डिक्री, निर्धारण, आदेश, सजा के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। विवेकाधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकता है। यदि स्वीकार किया जाता है तो विशेष अनुमति याचिका SLP बन जाती है। आधार है SLP ये दायर की जा सकती है तब जब महत्वपूर्ण विधिक मुद्दा शामिल हो, अनुचित निर्णय प्रतीत हो। किसी उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अपील के लिए प्रमाण पत्र देने से मना किया हो। अनुकूल फुटपाथ का संवैधानिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाधा रहित एवं दिव्यांग सुलभ फुटपाथ अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। फुटपाथ और पैदल चलने वालों के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुलभ तथा अच्छी तरह से बनाए गए फुटपाथों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाना अनिवार्य है। सुरक्षित और बाधा रहित चलने योग्य जगहें एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक और विशेषकर शहरों में फुटपाथ की कमी के कारण पैदल चलने वालों को सड़कों पर चलना पड़ता है, जिससे सड़क दुर्घटना और चोटों का खतरा बढ़ जाता है। संवैधानिक अधिकार। संविधान के तहत जीवन के अधिकार भाग 3 के तहत विधिक अधिकार विधायिका द्वारा पारित कानूनों द्वारा प्रदत्त है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के तहत प्रवर्तनीय है। विधिक अधिकार साधारण न्यायालयों की प्रवर्तनीय रिट के माध्यम से आवश्यक नहीं है। संवैधानिक अधिकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत विधिक अधिकार में मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत RTI अधिनियम 2005। भारत में निवारक निरोध। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक हिरासत जैसे असाधारण प्रावधानों का प्रयोग आपराधिक मुकदमों के विकल्प के रूप में जमानत आदेशों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया। असाधारण प्रावधानों का प्रयोग आपराधिक मुकदमों के विकल्प के रूप में या जमानत आदेश को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय केरल उच्च न्यायालय के 2024 के आदेश के खिलाफ अपील के सामने आया है, जिसे केरल असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम 2007 के तहत निवारक निरोध को मान्यता दी गई है। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध संबंधी मामले में संवैधानिक
संवैधानिक तथा वैधानिक सुरक्षा उपायों की कठोरता के अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। निवारक निरोध को अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निवारक निरोध को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत ही लागू किया जाना चाहिए, जिसे अनुच्छेद 22 और संबंधित विधियों के साथ पढ़ा जाए। सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित होने के लिए वास्तविक रूप में सार्वजनिक अशांति होना आवश्यक है। केवल कानून का उल्लंघन तभी किया जा सकता है जब यह सार्वजनिक व्यवस्था अर्थात सामुदायिक या व्यापक सार्वजनिक हित को प्रभावित करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन में मुख्य अवलोकन निवारक निरोध आपराधिक मामले के बराबर नहीं है। निवारक निरोध एक असाधारण शक्ति है, न कि मामलों के दरकिनार करने या जमानत आदेश को टालने का साधन है। इसे सामान्य आपराधिक प्रक्रियाओं या जमानत आदेशों के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था का परीक्षण न्यायालय ने कहा कि हिरासत आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया है। न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन व्यक्तिगत पीठ ने कहा कि जब आपराधिक मुकदमा चल रहा था तब निवारक निरोध का कोई ठोस कारण नहीं प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने कार्यपालिका के अतिक्रमण और मनमानी तरीके से स्वतंत्रता छीने जाने के खिलाफ चेतावनी दी। अपवाद का सिद्धांत निवारक निरोध अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार का अपवाद है। इसे केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए, न कि नियमित उपाय के रूप में। निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे, वाद या न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में लेना है। यह युक्तिसंगत संदेश पर आधारित होता है कि व्यक्ति ऐसी गतिविधियों संलग्न हो सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। भारत में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या हिरासत के लिए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22(3)(b) सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है। अनुच्छेद 22(4) हिरासत की अवधि अधिकतम 3 महीने तक सीमित करता है, जब तक सलाहकार बोर्ड के विस्तार का पर्याप्त कारण न हो। सलाहकार बोर्ड की संरचना इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या पद के लिए योग्य हों। विधि निर्माण का अधिकार दोनों संसद और राज्य विधानसभाओं के पास निवारक निरोध का विधि निर्णय का अधिकार है। संसद का विशेषाधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित कानून संवर्ती अधिकार। संसद और राज्य विधानसभाएं राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून। भारत में प्रमुख निवारक निरोध कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कि बिना किसी मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति देता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 2019 निवारक निरोध प्रावधान के साथ आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों को लक्षित करता है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 COFEPOSA हिरासत के माध्यम से तस्करी और विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन को रोकता है। निवारक निरोध बनाम दंडात्मक निरोध। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन सूचित किए जाने का अधिकार। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार बताए जाने चाहिए। जो जानकारी सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो उसे रोका जा सकता है। दंडात्मक निरोध प्यूनिटिव डिटेंशन निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने का अधिकार निरपेक्ष पूर्ण है। निवारक निरोध में कानूनी प्रतिनिधित्व
निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। दंडात्मक निरोध में निरुद्ध व्यक्ति को किसी विधिक अधिवक्ता से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है। निवारक निरोध में सुरक्षा उपायों की प्रयोज्यता सुरक्षा उपाय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं। दंडात्मक निरोध में शत्रु विदेशी नागरिक हैं एनिमी एलियन को ये सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नियम जसीला साजी बनाम भारत संघवाद 2024 निरोध से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य है। निरोध के लिए जिन सभी सामग्रियों या दस्तावेजों का पर भरोसा किया गया है उन्हें निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा निरोध अवैध माना जाएगा। निरोध से संबंधित दस्तावेज निरोध के लिए जिन सभी सामग्रियों दस्तावेजों का भरोसा किया गया है उन्हें निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा निरोध अवैध माना जाएगा। अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत संरक्षण प्रासंगिक दस्तावेज न प्रदान किए जाने न करने में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भाषा और निष्पक्षता पक्षपात से बचने के लिए दस्तावेज उस भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिसे निरुद्ध व्यक्ति समझता हो। समयबद्ध संप्रेषण प्राधिकरणों को अनावश्यक विलंब से बचना चाहिए और निरोध के संबंधित जानकारी की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपाय करना चाहिए। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय दिया कि धार्मिक पूजा स्थलों पर लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत प्रस्तावित सर्वोच्च न्यायालय 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सिरूर मठ मामले 1954 में इस सिद्धांत का स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय द्वारा अनुच्छेद 25 धर्म की आबाद स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म शब्द की किसी धर्म से संबंधित सभी अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल है। ये निर्धारित करने का उत्तरदायित्व स्वयं न्यायपालिका का है कि कौन प्रथाएं अनिवार्य एसेंशियल हैं, कौन सी नहीं है नॉन एसेंशियल है। सिद्धांत के प्रमुख पहलू में मूल धार्मिक विश्वासों का संरक्षण। यह सिद्धांत उन प्रथाओं को पहचान करता है जिन्हें संरक्षण प्रदान करना है तथा जिन्हें किसी धर्म का पहचान के लिए मूलभूत या अनिवार्य माना जाता है। राज्य हस्तक्षेप का दायरा यह सरकार को अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने से रोकता है, हालांकि जो अनिवार्य नहीं है और समानता या सार्वजनिक नैतिकता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें विनियमित किया जा सकता है। न्यायिक व्याख्या जब धर्म की स्वतंत्रता का टकराव अन्य कानूनों या अधिकारों से होता है तब न्यायालय इस सिद्धांत का उपयोग कर मामले के निर्णय करता है। न्यायिक भूमिका सर्वोच्च न्यायालय जांच करते हैं कि कोई प्रथा धार्मिक ग्रंथों में निहित है या नहीं, ऐतिहासिक रूप से उस धर्म का अभिन्न अंग रही है या नहीं रही, धर्म के अधिकांश अनुयायियों द्वारा अपनाई जाती है या नहीं जाती है। उदाहरण के लिए सबरीमाला मामला 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जांच की कि मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं का प्रवेश निषेध हिंदू धर्म की अनिवार्य प्रथा है या नहीं। अयोध्या मामला 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग है, इस्लाम का अंग नहीं है क्योंकि नमाज कहीं भी अदा नहीं की जा सकती है। अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लागू किया, जिसे आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहा जाता है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को तीन समूह उपवर्गीकृत किया, समूह 1, समूह 2 और समूह 3। तेलंगाना सरकार ने 3 समूह अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत। समूह 1 में कुल 15 जातियां शामिल हैं जिन्हें 1% का आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित समूह 2 में 18 जातियां शामिल हैं जिन्हें 9% आरक्षण प्राप्त होगा और समूह 3 में 26 जातियां शामिल हैं जिन्हें 5% का आरक्षण प्राप्त होगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति शमीम अख्तर आयोग 1 सदस्यीय आयोग की सिफारिश के आधार पर लाया गया
उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन का अर्थ किसी व्यापक आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर छोटे छोटे समूहों वर्गीकृत करना ताकि दिए गए लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उद्देश्य सभी समूहों के बीच आरक्षण के लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण सुनिश्चित करना। आवश्यकता उपवर्गीकरण के अभाव में अपेक्षाकृत उन्नत उपजातियों प्रायः लाभों का असमान रूप से अधिक हिस्सा प्राप्त कर लेती हैं, जिससे सर्वाधिक हाशिए पर पड़े वंचित वर्ग वंचित रह जाते हैं। उदाहरण में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में क्रीमी लेयर उच्च आय वाले व्यक्ति को आरक्षण से बाहर रखा जाता है, जिसे लाभ वास्तविक रूप से वंचित नॉन क्रीमी लेयर तक पहुंच सके। अनुसूचित जातियों के बारे में अनुसूचित जातियों वे समुदाय हैं जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और उन्हें अस्पृश्यता तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाशिए पर पड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित करते हैं। उर्दू भाषा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की पातूर नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू भाषा के उपयोग को वैध ठहराया है। उर्दू पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी उर्दू भारतीय भाषा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उर्दू को विदेशी भाषा मानना गलत है। यह एक भारोपी इंडो आर्य भाषा है जिसका विकास भारत में हुआ, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी और मराठी। भाषाई अधिकारों का संरक्षण नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के समर्थन के माध्यम से न्यायपालिका ने भाषाई विविधता के संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 को बरकरार रखा। भाषा नॉट इक्वल टू धर्म। न्यायालय ने कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता, इसे किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। विधिक प्रासंगिकता उर्दू मूल रूप से अनेक शब्द पहले से ही भारतीय विधिक भाषा के अभिन्न अंग जैसे न्यायालय, हलफनामा, पेशी आदि। भारत में उर्दू भाषा की स्थिति भारत कुल 122 भाषाएं हैं, जिसमें संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं। उर्दू भारत में छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाएं हैं। जनगणना 2001 के अनुसार 10.83% के साथ कर्नाटक राज्य ने देश में सर्वाधिक उर्दू भाषी आबादी निवास रहते हैं। कर्नाटक में 10.83% के साथ उर्दू भाषी सर्वाधिक आबादी रहती है। कर्नाटक में उर्दू को किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दूसरी भाषा के रूप में भी अपनाया गया है, जैसे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। भारत में पुलिस हिरासत में मौतें। हाल ही में तमिलनाडु के शिवगंगा में हुई हिरासत में मौत की घटना एक बार पुनः पुलिस यातना और दंडात्मक इम्प्यूनिटी की गहन समस्या को उजागर किया है। अनुच्छेद 22(1) विधिक परामर्श और बचाव का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के लिए विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करता है। हिरासत में यातना के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध बयान और जबरन स्वीकारोक्ति को रोकता है। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। हिरासत में यातना और मौत। हिरासत में यातना कस्टोडियल टॉर्चर। हिरासत में यातना का अर्थ पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना। यह मानवाधिकार और व्यक्तिगत गरिमा संबंधी अधिकारों पर गंभीर उल्लंघन है। हिरासत में मौत कस्टोडियल डेथ। हिरासत में मौत उस घटना को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो जाती है। प्रायः ये मौतें यातना, दुर्व्यवहार या हिरासत में शारीरिक प्रताड़ना के कारण होती हैं। भारत में हिरासत में यातना तथा मौत के विरुद्ध सुरक्षा उपाय। संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं, इसमें कानून प्रवर्तन अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 20(3)
किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध बयान देने या जबरन स्वीकारोक्ति से सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि स्वाभाविक रूप से यातना और अमानवीय व्यवहार को रोकता है। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जो लोगों को अवैध या दुरुपयोगपूर्ण हिरासत से बचाता है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह देने और अपने पसंद के अधिवक्ता का द्वारा बचाव का अधिकार है। विधिक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 120 जबरन अपराध स्वीकारोक्ति के लिए यातना देने पर दंड का प्रावधान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 जबरन या प्रलोभन से प्राप्त स्वीकारोक्ति को अमान्य घोषित करता है। पुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत। पुलिस हिरासत जांच के उद्देश्य से पुलिस द्वारा किसी आरोपी को हिरासत में रखना। न्यायिक हिरासत मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी आरोपी को कारावास में हिरासत में रखना। पुलिस हिरासत में नियंत्रण का प्राधिकरण। पुलिस के पास आरोपी के सशरीर हिरासत और नियंत्रण फिजिकली कस्टडी और कंट्रोल होता है। वहीं न्यायिक हिरासत में जेल अधिकारियों न्यायिक निरीक्षण के तहत के पास हिरासत होती है। अधिकतम अवधि पुलिस हिरासत में 15 दिन। धारा 167 CRPC मजिस्ट्रेट के आदेश से बढ़ाई जा सकती है। 15 दिन तक पुलिस हिरासत अधिकतम होती है, उससे मजिस्ट्रेट के आदेश तक बढ़ाई जा सकती है। धारा 167 CRPC। न्यायिक हिरासत प्रारंभिक रूप में 14 दिन तक होती है न्यायिक हिरासत, लेकिन मुकदमे के पूर्ण होने तक बढ़ाई जा सकती है। विधिक सुरक्षा। पुलिस हिरासत में गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन न्यायिक हिरासत कानूनी निरीक्षण और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फरलो और पैरोल। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फरलो और पैरोल पर विचार किया जा सकता है, भले ही किसी दोषी को अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो। फरलो का अर्थ बिना सजा के स्थगन या किसी कैदी की अस्थायी रिहाई है। इसका उद्देश्य कैदी की मानसिक प्रभाव को कम करना तथा परिवार एवं सामाजिक संबंधों को बनाए रखना। विधिक ढांचा में इसे कारागार अधिनियम 1894 के तहत शामिल किया गया है। कारागार अधिनियम 1894 के तहत शामिल किया गया फरलो को, जिसे राज्य जेल नियमों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसे प्रदान करने का अधिकार जेल अधिकारियों, आमतौर पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के पास होता है। पात्रता और शर्तें। आमतौर पर लंबे कारावास की सजा वाले दोषियों को दिया जाता है जिनका आचरण संतोषजनक हो, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो। किसी विशेष औचित्य की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि इसे सार्वजनिक हित या सुरक्षा कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। फरलो और पैरोल में अंतर। रिहाई का उद्देश्य और प्रकृति। फरलो कारावास जीवन की एक रास्ता तोड़ने के उद्देश्य से दिया जाता है और उसे सजा से राहत माना जाता है। पैरोल किसी विशेष परिस्थिति, बीमारी, परिवार मृत्यु या न्याय में पेशी के लिए प्रदान किया गया तथा इसमें सजा का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी शामिल होता है। पैरोल में अधिकार बनाम विवेक। फरलो पात्र कैदियों के लिए एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज माना जाता है, जो आचरण पर आधारित होता है। इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पैरोल यह भी अधिकार नहीं है। पैरोल भी अधिकार नहीं है, लेकिन वास्तविक आपत्ति स्थिति में अधिक आसानी से दिया जाता है। यदि अस्वीकार किया जाए तो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फरलो को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि भले ही अधिकार नहीं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति।